आज की ये कहानी है शेखर सुमन की। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो इनके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने करवाए कितने। यह कॉकरोच भी अजीब प्राणी है, कहीं भी पहुंच जाता है। अब देखिए, पिछले दिनों दिल्ली पहुंच गया। एक खबर यह भी है कि दोपहर 3:03 पर कॉकरोच का मुखिया दिल्ली की तपती लू की वजह से औंधा हो गया। अब बताइए, अमेरिका से यह कॉकरोच दिल्ली की गर्मी नहीं झेल पा रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि दिल्ली भी इन दिनों अमेरिका की गर्मी झेल नहीं पा रही है। ये पंक्तियां अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और टीवी होस्ट शेखर सुमन के कार्यक्रम से हैं। और इस समय कहा जा रहा है कि हर कोई जब चुप है, उस समय कम से कम कोई बोल रहा है, वो है शेखर सुमन। हाल के दिनों में वह अपने नए शो शेखर टुनाइट को लेकर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर इस शो के कई वीडियो वायरल हुए हैं और तंज कस रहे हैं वो सरकार पर, नेताओं पर। इस शो का फॉर्मेट लेट नाइट टॉक शो की तर्ज पर तैयार किया गया है। शो में वह व्यंग्यात्मक मोनोलोग के बाद मेहमानों से बातचीत करते हैं। शुरुआती एपिसोड में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अभिनेता बॉबी देओल, अली फजल और मनोज बाजपेयी के अलावा अमृता फडणवीस जैसे मेहमानों का इंटरव्यू किया। शेखर टुनाइट की चर्चा इसलिए भी हो रही क्योंकि इसके जरिए शेखर सुमन ने कई वर्षों बाद एक प्रमुख होस्ट और व्यंग्यकार के रूप में स्क्रीन पर वापसी की है। एक समय टेलीविजन पर अपने व्यंग्यात्मक कार्यक्रमों और होस्ट के लिए पहचाने जाने वाले शेखर सुमन अब डिजिटल माध्यम से नए दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे पर्दे से पहचान बनाने का सफर। पटना में जन्मे शेखर सुमन ने अपने कैरियर की शुरुआत 1985 में फिल्म उत्सव से की थी। फिल्म में वह अभिनेत्री रेखा के साथ दिखे थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने बड़े पर्दे की जगह छोटे पर्दे को अपना कार्यक्षेत्र चुन लिया था। वह दूरदर्शन के कई शो का चेहरा बन गए। देख भाई देख, रिपोर्टर, वाह जनाब, छोटे बाबू, अमर प्रेम आदि शो में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। साथ ही वह ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो डायल 1 और जीतो कॉमेडी सर्कस जैसे कई शो का हिस्सा भी रहे। 1990 और सन 2000 के दशक में शेखर सुमन उन चुनिंदा टीवी चेहरों में शामिल थे जिन्होंने राजनीतिक व्यंग्य, सेलिब्रिटी इंटरव्यू और मनोरंजन को एक साथ पेश किया। उनका शो मूवर्स एंड शॉकर्स उस दौर के सबसे चर्चित टॉक शो में गिना जाता है। मेरी नकल करते हो तो सबसे ज्यादा मैं हंसता हूं। बीबीसी के एक मुलाकात कार्यक्रम में शेखर सुमन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया था। उन्होंने बताया कि एक बार वह एक उद्योगपति के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। वहां वाजपेयी भी मौजूद थे, अटल बिहारी वाजपेयी। सुबह शेखर सुमन के मुताबिक उन्हें पता था कि वाजपेयी का उनका कार्यक्रम देखते हैं और पसंद भी करते हैं। वह उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन जब तक वहां वह पहुंचे, वाजपेयी अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने बताया कि उस समय महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल उन्हें विदा करने के लिए खड़े थे। मुझे लगा कि जब उनका काफिला वहां से गुजरेगा तो वह भुजबल की ओर जरूर देखेंगे, मैं उन्हें नमस्कार कर लूंगा। शेखर सुमन ने कहा, जैसे ही वाजपेयी की नजर उन पर पड़ी, उन्होंने गाड़ी रुकवा दी, उनके पास आ गए। शेखर सुमन के अनुसार वाजपेयी ने उनसे कहा, हमें आप पर गर्व है, आप देश के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं। क्या आप मेरी नकल कर रहे हैं? यकीन मानिए, जब आप मेरी नकल करते हैं तो सबसे ज्यादा मैं ही हंसता हूं। राजनीतिक सफर भी इनका रहा, राजनीति में भी रहे। शेखर सुमन ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई, हालांकि उनका राजनीतिक सफर लंबा नहीं रहा। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बिहार की पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा से था। शेखर सुमन चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे थे। अगर आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। करीब 15 साल बाद मई 2024 में शेखर सुमन ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। पार्टी में शामिल होने के दौरान उन्होंने कहा था, जिंदगी में बहुत सी चीजें अनजाने में होती हैं और कई बार आपको नहीं पता होता है कि आपका भविष्य क्या है। ऊपर से एक संदेश आता है, फिर आप उसका पालन करते हैं। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का संदेश दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐसे समय में बीजेपी में शामिल हुए जब उनके पास पेशेवर रूप से करने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि मैं हीरा मंडी के सफल होने का इंतजार कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि लोग यह कहें कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं राजनीति में आया हूं। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने खुद को उससे अलग भी कर लिया था। बाद में इस फैसले पर सफाई देते हुए शेखर सुमन ने कहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुमन कहते हैं, मुझे लगा कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर अपना काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसी समय पार्टी छोड़ दी। कभी कभी ऐसा दबाव होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसके तहत आदमी कुछ कर जाता है। बेटे आयुष की बीमारी और दर्द भरा संघर्ष भी रहा इनका। शेखर सुमन के परिवार में उनकी पत्नी अलका, बेटे अध्ययन है। शेखर सुमन के सोशल मीडिया वीडियोज की शुरुआत में टू माय लविंग सन आयुष लिखा दिखाई देता है। आयुष उनके बड़े बेटे का थे जिनका कम उम्र में ही निधन हो गया था। एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में शेखर सुमन ने अपने बेटे की बीमारी और निधन को याद करते हुए कहा था, जब हमें आयुष की बीमारी के बारे में पता चला तो वह हमारे लिए बेहद बड़ा सदमा था। मेरे पिता खुद एक वरिष्ठ डॉक्टर थे, लेकिन वह अपने ही पोते को नहीं बचा सके। आयुष को EMF नाम की दुर्लभ हृदय संबंधी बीमारी थी। सुमन कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा कि बी आर रियली सॉरी शेखर। यह सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने रोते हुए डॉक्टर से पूछा कि उसके पास कितना समय है। डॉक्टर ने कहा कि अधिकतम 8 महीने। यह सुनकर मुझे लगा कि मुझे ही हार्ट अटैक आ जाएगा। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो मेरे चेहरे को देखकर ही अलका रोने लगी। सुमन ने बताया कि बेटे को बचाने की उम्मीद में उन्होंने हर संभव प्रयास किया। उनके शब्दों में, ऐसा कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या संत नहीं था जहां मैं ना गया हूं। मैं अपने बेटे को इलाज के लिए अमेरिका, लंदन भी लेकर गया। उन्होंने कहा कि EMF एक दुर्लभ बीमारी है जो करोड़ों अरबों लोगों में से किसी एक को होती है। इस बीमारी में हृदय की लचक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सुमन बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि आयुष अधिकतम 8 महीने तक जिंदा रह पाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वह 4 साल तक हमारे साथ रहा। हालांकि बाद के दिनों में बीमारी के लक्षण लगातार बढ़ते गए। मेरी पत्नी अलका शायद उन माओं में से एक थी जिन्होंने ईश्वर से कहा होगा कि अब मेरे बच्चे को अपने पास बुला लो, क्योंकि उसका दर्द देखा नहीं जाता था। उन्होंने आगे कहा कि आज भी वह दृश्य मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता जब मेरा बेटा बर्फ की सिल्लियों पर लेटा हुआ था। किसी भी माता पिता के लिए इससे सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उन्हें अपने ही बच्चे को कंधा देना पड़े। मुझे लगता है कि समय के साथ यह दर्द कम हो जाएगा, लेकिन यह और गहरा होता गया। तो ये कहानी है किसकी? शेखर सुमन की।